भर बनकर रहजनी करेंगे, सगा होने का दम फिर भी भरते रहेंगे। पाकिस्तान ईरान के साथ यही कर रहा है। अभी जो संकेत और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, उनसे यह पता चल रहा है कि ईरान में इस वक्त जो गड़बड़ हो रही है उसमें एक मेजर हाथ, एक बड़ा हाथ है पाकिस्तान का। अमेरिका के ग्रेनेड मिल रहे हैं, अमेरिका के हथियार मिल रहे हैं और पाकिस्तान से ट्रेन किए हुए लोग ईरान में जाकर वो जो केवल कुछ व्यापारियों का प्रोटेस्ट था उसको उन्होंने देशव्यापी बना दिया और कई जगहों पर उस भीड़ के भीतर घुसकर उसमें शामिल होकर इस पूरे आंदोलन को एक दूसरा ही रूप दे दिया। ऐसा रूप जो आज ईरान के लिए परेशानी का एक बड़ा सबब बन चुका है। ये है पाकिस्तान। देखिए उम्मा की बातें और ईरान के अंदर उपद्रव। जरा देखिए आज की खबरें और उसके बाद आज का विश्लेषण जो आपको ये बता देगा कि किस तरीके के कौन से वो तथ्य हैं जो ये बता रहे हैं कि ईरान में होने वाली इस गड़बड़ के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ईरान में किसी भी वक्त हो सकता है हमला। पहले तो ये खबरें देख लीजिए ताकि पूरे मसले को आप एक परिदृश्य में समझ सकें, पर्सपेक्टिव में समझ सकें। मिडिल ईस्ट में तेजी से हथियार भेज रहा है अमेरिका। मध्य पूर्व के बेस पर अमेरिकी फाइटर जेट की तैनाती। अमेरिकी विदेश विभाग के नागरिकों से अपील, जितना जल्द हो ईरान छोड़ें। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है अपने नागरिकों को जितना जल्द हो सके ईरान को छोड़ दिया जाए। यहां अब उनको अमेरिकी नागरिकों के लिए जगह सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। लगातार अपने लोगों से निकलने की अपील कर रहा है अमेरिका। अगली खबर देखिए, ईरान अमेरिका तनाव के बीच, यह बड़ी खबर है। नेक्स्ट खबर फ्लैश कीजिए। इस तनाव के बीच यह बड़ी खबर, ईरान में ब्रिटेन का दूतावास बंद। ब्रिटेन ने ईरान से राजदूत वापस बुलाया। ब्रिटिश दूतावास के सभी कर्मचारियों की वापसी। ब्रिटिश दूतावास के सभी कर्मचारियों की वापसी। तो अमेरिका ने अपने नागरिकों को वापस बुलाया। ब्रिटिश दूतावास के सभी कर्मचारियों की वापसी मतलब ब्रिटेन भी समझ रहा है कि अब वहां हमारे दूतावास में हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं। यह ब्रिटेन भी भांप रहा है। इसका मतलब आगे क्या होने वाला है कुछ बहुत जल्द, कुछ बहुत आसन दिखाई दे रहा है इन तमाम मुल्कों को। और जाहिर है इनमें से कुछ मुल्क वो हैं जो जानते हैं कि वहां की परिस्थितियां क्या फोल्ड लेने वाली हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल ही वो मुल्क कर रहे हैं, अमेरिका मसलन। और अगली खबर देखिए, ईरान का इजराइल पर अमेरिकी हमले की आशंका दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में बड़े हमलों का खतरा। ब्रिटेन ने कहा ईरान इजराइल में चरम पर तनाव है। ब्रिटेन का कहना है इजराइल की यात्रा से बचें नागरिक। ब्रिटेन का कहना है अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करके ब्रिटेन ने भी कहा है कि इस समय ईरान की यात्रा से बचिए और वो लोग जो ईरान में हैं जितना जल्द हो सके देश छोड़ने, खुद को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं। ब्रिटेन ने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी। ब्रिटेन ने एडवाइजरी जारी कर दी। अपने दूतावास से लोगों को दूतावास खाली कर देने के लिए कहा। ये तूफान के पहले के संकेत, लेकिन इस तूफान को यहां तक पहुंचाने में किसका हाथ है? अमेरिका का है। तो अमेरिका मोहरा किसको बना रहा है और मोहरा कौन बन रहा है जो उम्मा की बात करता है? कैसे आगे आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये खबर देखिए, बढ़ते तनाव के बीच ईरान छोड़ने की होड़। कई यूरोपीय देशों ने राजनयिकों को वापस बुलाया। जर्मनी, पोलैंड, इटली ने नागरिकों को निकाला। जर्मनी, पोलैंड, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन नागरिकों निकलने के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। दूतावास खाली कर देने के लिए कहा जा रहा है। जर्मन एयरलाइंस और विमानों के लिए नोटिस टू एयरमैन भी जारी। जर्मन एयरलाइंस और विमानों के लिए नोटैम जारी। कतर से ईरान के लिए सभी उड़ानों पर रोक लगाई गई। कतर से ईरान के बीच में सभी उड़ानों पर रोक। वहां के हालात बताने के लिए और यह बताने के लिए कि क्यों यह समझा जा रहा है कि इशारे ईरान के लिए खतरनाक इबारत अपने आप में समेटे हुए हैं और ईरान के हालात पर, भारतीय उड़ानों पर भी असर। अगली खबर देखिए, ईरान के हालात पर। हालात ऐसे हैं कि भारतीय उड़ानों पर भी असर पड़ा है। एयर इंडिया ने ईरानी एयर स्पेस का इस्तेमाल बंद किया। एयर इंडिया ने भी, भारतीय विमान ने भी ईरानी एयर स्पेस का इस्तेमाल बंद किया। वैकल्पिक रूट से इंडिया और इंडिगो की उड़ानें अब जाएंगी। एयर स्पेस बंद होने से कई भारतीय उड़ानें कैंसिल की गई हैं। एयर इंडिया और इंडिगो ने जारी की है एडवाइजरी भी, क्योंकि इस रूट को, ईरान के स्पेस को इस्तेमाल करके आगे की जगह पहुंचने वाली फ्लाइट्स कई हैं। उसमें इंडिया की फ्लाइट्स भी हैं और इंडिगो की फ्लाइट्स भी हैं और इस समय इन दोनों को ही वैकल्पिक रूट लेने पड़ रहे हैं। इसलिए या तो कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं या उनके टाइमिंग बदल दिए गए हैं। और अब अगली खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की नॉन स्टॉप तैयारियां। मिडिल ईस्ट में क्या क्या चल रहा है जरा देखिए। कतर पहुंचे अमेरिका के 6 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर।
उस स्थिति में कि अगर बॉम्बर्स यहां पर अटैक करते हैं, जाहिर है जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे, सैनिकों को वहां नहीं भेजा जाएगा, सैनिक ऐसे में फंस सकते हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि हो सकता है हवाई कार्रवाई हो, और अगर हवाई कार्रवाई होगी तो फाइटर जेट्स को, बॉम्बर्स को रिफ्यूल करने के लिए, एयर रिफ्यूलिंग के लिए भी हवाई जहाज चाहिए, और इसीलिए एयर रिफ्यूलर्स यहां तैनात किए जा रहे हैं। KC-135 विमान की अल उदैद एयरबेस में तैनाती, फाइटर जेट्स में एयर रिफ्यूलिंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका। बड़े हमले के लिए इस्तेमाल होते हैं KC-135 एयर टैंकर। जब कई घंटों की उड़ान, कई घंटों की सॉर्टीज के बाद बॉम्बर्स लगातार उड़ रहे होते हैं या फिर फाइटर जेट्स लगातार उड़ रहे होते हैं, उनको मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑपरेशन लंबा चलाना होता है और ऐसे में KC-135 जैसे एयर रिफ्यूलर्स का इस्तेमाल होता है। तो ये जो हालात हैं ईरान के, अब दो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक तो ईरान में, तेहरान के भीतर कुछ एक व्यापारी जो इस बात से नाराज थे कि उनके लिए आयातित इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाकर बेचना बहुत महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि अब ईरान की मुद्रा लगभग शून्य हो चुकी है और इसके लिए वहां का डिस्पेंसेशन जिम्मेदार है। उन कुछ व्यापारियों से शुरू होने वाला यह आंदोलन इतना आग में कैसे तब्दील हो गया, उस आग में जिसने 31 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। 31 राज्य, 31 स्टेट्स, कुल मिलाकर 31 स्टेट्स हैं ईरान में, और वो 31 के 31 स्टेट्स अगर इस आग में आ गए हैं तो क्या ये सिर्फ वहां के नागरिक हैं? अगर वहां के नागरिक नहीं हैं तो क्या अमेरिका का उकसावा है? अमेरिका का उकसावा होता और अमेरिका सीधे हैंड इन ग्लव्स होता तो अमेरिकी नागरिक वहां भेजे जाते, एजेंट्स भेजे जाते, जो कि जाहिर है पहचान लिए जाते हैं, क्योंकि वो तो दिखने में ही अलग होते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा अलग ना लगें और वहां जाकर वो जो प्रोटेस्ट है उसको और ज्यादा उग्र बना दें और ऐसा बना दें कि अमेरिका के लिए एक फिट केस बन जाए इंटरवेंशन के लिए? क्या वो पाकिस्तान है? क्या वो पाकिस्तान में ट्रेन किए हुए लोग हैं जो ईरान के जैसे ही दिखने, भाषा बोलने वाले लोग, और वहां जाकर उस प्रोटेस्ट में शामिल होकर एक दूसरा ही रंग इस प्रोटेस्ट को उन्होंने दे दिया, ऐसा रंग जिसकी वजह से आज अमेरिका ये कह पा रहा है कि अब तो ये बहुत भीषण होता जा रहा है और अब हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी? क्या वो पाकिस्तान है? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका बहुत जल्दी से परिचय कराता हूं। हमारे साथ संजय भारद्वाज जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष झा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ईरान की हर एक गतिविधि पर निगाह रख रहे हैं और ये भी निगाह रख रहे हैं कि ईरान में चलने वाली गतिविधियों के पीछे कौन कौन है और क्या उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। के सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मिडिल ईस्ट के खास जानकार जाकिर हुसैन साहब भी जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं जाकिर हुसैन साहब आपसे ही शुरुआत आज करना चाहूंगा कि आपको भी ये दिखाई देगा, बहुत सारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि यहां, और वो क्रेडिबल सोर्सेस जो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस गड़बड़ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान में ट्रेन किए गए लोगों को मुनीर के इशारे पर ईरान भेजा गया वहां पर गड़बड़ियां और फैलाने के लिए, ताकि रंग ऐसा मिल पाए इस पूरे उपद्रव को कि अमेरिका के लिए इंटरवेंशन का फिट केस बन जाए। अनम्यूट कीजिए प्लीज। वहां पे ट्रेन करके भेजा हो प्लीज। लेकिन पाकिस्तान की कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिटी है इसमें, क्योंकि मुनीर ऐसे ही जो है व्हाइट हाउस में बुला के उनको डिनर नहीं कराया गया, फील्ड मार्शल का टाइटल नहीं दिया गया। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री भी ऐसी रही है। परवेज मुशर्रफ ने जो है बेस प्रोवाइड किया था अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंडीशन में है कि ना तो सिर्फ सस्टेनिंग है, ना तो अमेरिका को छोड़ भी सकता है। तो बहुत से हालात ऐसे इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान, आसिम मुनीर कहिए, ना कि पूरा पाकिस्तान, क्योंकि आसिम मुनीर जिस तरीके से लगे हुए हैं अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उन्हें शायद कितना परमिट करेगी ओपनली सपोर्ट करने में, ये देखने वाली बात होगी। अब रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका एक चाल चल रहा है, एक जो है डिटरेंस इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान की जो सत्ता है, जो लोग सत्ता में हैं, उनके डिटरेंस से प्रभावित हुए हैं बहुत ज़्यादा। अगर हुए हैं तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड जो है कह रहे हैं कि हम सरप्राइजेस देंगे। और कल नेतन्याहू का तेल अवीव से छोड़ना भी एक जाहिर करता है कि वो जानते हैं कि ईरान की रिस्पॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये सारा सब कुछ मिला के अमेरिका चारों तरफ से ईरान को बांध रहा है, जिसमें पाकिस्तान की जो पोजीशन है बहुत ही सस्पेक्टेड है, बहुत ही शुबह के घेरे में है। लेकिन अंदरूनी हालात उसके जो हैं, और शिया पॉपुलेशन जो हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, ये शायद उनको फ्री हैंड नहीं देंगे। सर, ऐसे सपोर्ट रहेगा। ये जो आप कह रहे हैं कि कॉम्प्लिसिटी है,
किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्लिसिटी है, लेकिन ट्रेंड करके भेजा ही गया है क्या? ये बात मतलब एकदम सब्सटेंशिएट करके लोगों के सामने रखा जा सके, इसको लेकर आप कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोग ये बता रहे हैं कि वहां न सिर्फ अमेरिकी हथियार मिले हैं, अमेरिकी ग्रेनेड्स मिले हैं, और ऐसे लोग मिले हैं जो अमेरिका के नागरिक तो बिल्कुल नहीं लगते, मतलब उनको भेजा गया है वहां से। और जिस तरीके से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया था पाकिस्तान ने, तो ये उम्मा वाली बातें तो कहीं पर भी हैं। कम से कम ईरान के मुसलमानों को मुसलमान समझा जा रहा है इस समय, ये लग नहीं रहा है। वरना यहां पर आतंकवादी पनपाए नहीं जाते पाकिस्तान के अंदर, वो जो ईरान के बरखिलाफ अपनी हरकतों को अंजाम दें। हमारे साथ जनरल के सिन्हा भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। 28 दिसंबर से आज शुरुआत हुई थी। 28 दिसंबर को तेहरान में कुछ एक व्यापारियों ने इसकी शुरुआत की थी, प्रोटेस्ट की, लेकिन ये एक के बाद एक सारे सूबों को अपनी चपेट में लेता गया। हर एक शहर इसकी चपेट में आता चला गया, ये उग्र होता चला गया। खूनी हिंसक झड़पें इसमें देखने को मिली, और फिर कई जगहों पर वहां के डिस्पेंसेशन ने जो बल प्रयोग किया वो भी लगता नहीं कि अपने नागरिकों के खिलाफ कोई इस तरीके से सख्त हो सकता है। विद्रोहियों ने तेहरान में कई इमारतों को जलाया। देखिए जरा तस्वीरें, तेहरान के करज चौक पर हजारों प्रदर्शनकारी खामनेई के खिलाफ विद्रोहियों की नारेबाजी। कुछ हमलों में हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल होने का दावा है। आरोप है कि पाकिस्तान से लाए गए ये हथियार शक के घेरे में पाकिस्तानी नेटवर्क है। पाकिस्तान ने आरोपों को खारिज किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो पाकिस्तान ने कभी अपने रोल की बात मानी है क्या? ऐसे रोल सामने आने के बाद भी जिसमें सबूत अपने आप में चीख कर ये बता रहे होते हैं कि किसने किया। लेकिन यहां पर एक बार फिर ईरान में गड़बड़ के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, कॉम्प्लिसिटी है। जाकिर खान साहब भी कह रहे हैं, और जो तथ्य कह रहे हैं वो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। तब तक ये खबर देखिए, ईरान को जलाने के पीछे मुनीर का हाथ हो सकता है क्या? ईरान में एक्टिव पाकिस्तानी गुटों पर शक हो रहा है। पाक के ट्रेन किए हुए एजेंट्स ने भड़काई हिंसा, यह माना जा रहा है। ईरान में प्रदर्शन बांग्लादेश वाले पैटर्न जैसा। बांग्लादेश में भी जो चीजें हुई वो कितनी स्वतः स्फूर्त थी, कितनी स्पॉन्टेनियस थी, और कितना उनमें एक डिजाइन दिखाई दे रहा था, ये आपने देखा है। और इस बार भी ईरान में जो चीजें हैं वो कितनी स्पॉन्टेनियस हैं और कितना उसमें प्रोवोकेशन है, ये भी दिखाई दे रहा है। और ये माना जा रहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में दिखाई दिया उसके पीछे आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ था। वहां चाहा जा रहा था कि जमात के लोग एक्टिव हो जाएं, वहां चाहा जा रहा था कि कट्टरपंथी हाथों में आप धीरे धीरे कमान आ जाए। और यहां पर भी यह चाहा जा रहा है कि अमेरिका के इशारे में जो अमेरिका कह रहा है मोहरा बनकर उसको अंजाम दो। और इसीलिए बांग्लादेश वाला पैटर्न, वही प्लेबुक ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रही है ईरान में भी। आगे देखिए जरा, ईरान को मुनीर ने जलाया क्या? अगर यह सवाल है तो कौन कौन से वो इशारे और कौन कौन से वो तथ्य हैं जिनके आधार पर लोगों के दिमाग में ये उमड़ घुमड़ रहा है? जरा देखिए, यहां पर मुनीर ने ट्रेंड एजेंट्स ईरान भेजे थे, ये बातें सोर्सेस के जरिए सामने आ रही हैं। मुनीर ने लोगों को ट्रेंड करके ईरान भेजा। पाकिस्तानी एजेंट्स ने भीड़ में घुसकर ऐसा जिसमें लगे कि वो उन्हीं में से एक हैं, ईरान के प्रदर्शनकारियों में से एक, और उन्होंने इस पूरे मामले को एक दूसरा ही टेंजेंट दे दिया, दूसरा स्वरूप दे दिया, जिसमें ये उग्र हो गया। उग्र ऐसा हो गया कि वहां के डिस्पेंसेशन को ये मौका मिल गया कि अगर इस तरह से उग्र आंदोलन होगा तो हमको उसको सप्रेस करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा, और वो बल प्रयोग करेंगे तो जाहिर है इधर कैजुअलिटीज बढ़ेंगी, इधर कैजुअलिटीज बढ़ेंगी तो मामला ऐसा होता जाएगा कि उसको अमेरिका ये कहेगा देखिए ये केस ऐसा हो गया है कि अब आम नागरिकों को बचाने के लिए हमारा इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। अब जरा देखिए, यहां पर पाकिस्तानी एजेंट्स ने इसको एक दूसरा स्वरूप दिया। पाकिस्तान का मकसद था ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना। अब समझिए, आज अगर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को पाकिस्तान ये कह पाता है कि हमारी छतरी के नीचे आ जाओ, तो उसकी बड़ी वजह यह होती है कि हम परमाणु बम से संपन्न देश हैं, और अगर इस्लामिक उम्मा में किसी तरह के खतरे की कोई गुंजाइश दिखाई देती है तो हम सुरक्षा के लिए अपने बम को भी दे सकते हैं। ये घुट्टी पिलाई जाती है बाकी के इस्लामिक वर्ल्ड को कि किसी और इस्लामिक मुल्क के पास परमाणु बम नहीं, हमारे पास परमाणु बम है। ये यूएसपी अगर ईरान ने भी बम बना लिया तो उसके पास से चली जाएगी, और ये यूएसपी बनी रहे पाकिस्तान की। पाकिस्तान ये चाहता है, वो नहीं चाहता किसी और इस्लामिक मुल्क के पास अगर परमाणु बम आ गए तो उसकी कदर, उसकी पूछ कम हो जाएगी। और इसलिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पाकिस्तान को लगा कि ईरान न स्थिर हुआ तो वो परमाणु बम नहीं बना पाएगा, और ये बात पाकिस्तान के हक में जाएगी। पाकिस्तान को डर था ईरान परमाणु संपन्न हुआ तो पाकिस्तान को मुस्लिम वर्ल्ड में जैसे अभी पूछा जाता है कोई पूछेगा नहीं, और अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान अपनी कीमत मुस्लिम वर्ल्ड में जो है अभी उसको खो देगा। अमेरिका की चापलूसी, इतने बार जाकर लंच और डिनर, यूं ही देयर आर नो फ्री लंचेस एंड डिनर्स एज दे से इन दिस वर्ल्ड। तो फिर जब जाकर आप मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं
तो आपको वहां से एक लिस्ट भी दी जाती है कि ओके सुनो, खाना खा लिया, अब ये तमाम काम हैं जो तुमको करने हैं, और वो लिस्ट लेकर आए हैं मुनीर। इसीलिए फील्ड मार्शल को अब वो तमाम काम करने पड़ रहे हैं चापलूसी में। पाकिस्तान ने अमेरिका का ईरान के खिलाफ मोहरा बनना गवारा किया है। संजय भारद्वाज साहब, आपका टेक। देखिए, ये बात पक्का है कि पाकिस्तान कई बार अमेरिका के लिए एक फ्रंट लाइन स्टेट की भूमिका निभा चुका है। आप देखिए कि शुरू से ही, चाहे वो लियाकत अली से लेकर अभी तक लास्ट तक देखते हैं, तो कंटिन्यूसली तालिबान को क्रिएट करना, अफ़गानिस्तान में 79 के बाद से जिस तरीके से मुजाहिदीन तैयार किए, वो कई तरीके के सिम्टम्स देख। लेकिन वर्तमान जो हालात है पाकिस्तान में, देखिए, एक तो बहुत फ्रजाइल स्टेट है पाकिस्तान का, इकोनॉमिकली बहुत फ्रजाइल है, IMF से उनको हमेशा भीख मांगनी पड़ती है, और साथ ही साथ वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है, जो इमरान के फोर्सेस हैं, तो इनको सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुनीर और बाकी जो अभी जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, वो सब अमेरिका की गोद में बैठे। तो निश्चित रूप से बात मान सकते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारों पे काम कर सकता है। कुछ दिनों पहले मुनीर ने ये भी कहा था कि हम आपको पासनी पोर्ट भी दे देंगे, जो कि बहुत ईरान के बहुत नज़दीक है। तो ये बात आप मान के चलिए कि पाकिस्तान ईरान में इन्वॉल्वमेंट उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो आप बहुत महत्वपूर्ण पक्ष कह रहे हैं कि एक इस्लामिक लीडरशिप का भी एक मुद्दा है। इस्लामिक लीडरशिप में कि भाई ईरान काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड का मैं लीडर हूँ, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो। और उसमें आप ये देखिए कि हमास इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें भी उन्होंने एक तरीके से एक इस्लामिक डिस्कोर्स क्रिएट करने की कोशिश किया था, और लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो ये भी एक फैक्टर है कि इस्लामिक वर्ल्ड का। तीसरा जो पक्ष आपने रखा, कि मैं इस बात को भी रूल आउट नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक बॉम्ब के रूप में प्रोजेक्ट करता है कि हमारे पास बॉम्ब है और वो इस्लाम की रक्षा करेगा, वो ईरान कैसे बना पाए। तो ये तीनों चारों फैक्टर्स साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर मुनीर की जो फ्रजाइल स्थिति है और पाकिस्तान की है, वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ। ठीक है सर, एक लेटेस्ट खबर आ रही है, एक अपडेट आ रहा है, वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। इस बीच ये भी बता दूं, हमारे साथ अब अहमर मुस्तिखान साहब भी जुड़ गए हैं, बलोच जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी जुड़ चुके हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन उनके पास जाऊं उससे पहले यह खबर आपको दिखा देता हूं। ये देखिए जरा, ईरान से भारतीयों को निकाला जाएगा। इस वक्त का बड़ा अपडेट, ईरान से भारतीयों को इवैक्यूएट कराया जाएगा। ब्रिटेन ने इवैक्यूएट करा लिया, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी, यूरोपियन देश अपने लोगों को निकाल रहे हैं। क्या होने वाला है ईरान में, और इसमें क्या है पाकिस्तान की भूमिका? सरकार स्वदेश लाने का ऑपरेशन चलाएगी, सरकार लोगों को लौटने में मदद करेगी। भारत सरकार ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। भारत सरकार के सूत्रों से यह खबर, भारत सरकार ने अपने लोगों को ईरान से इवैक्यूएट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। जनरल सिन्हा, ये इंडिकेशंस क्या हैं? दिनेश जी, जय हिंद। जय हिंद सर। क्या आपको आवाज आ रही है? बहुत लाउड एंड क्लियर, प्लीज गो अहेड सर। देखिए दिनेश जी, जो आपने आज सवाल उठाए हैं और वो बहुत अहम है। मैं तो काफी इसको ट्रैक करता हूं। इतने अहम सवाल उठाए हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल है ईरान, और ये डिबेट इंडिया में होनी चाहिए, लाउड एंड क्लियर। देखिए, तो आप बताया शिया राइट इतनी ज्यादा है, 100% में 20% शिया यहां भी रहते हैं, और सुन्नी जो पाकिस्तान है वो कभी नहीं चाहता, उनकी बनी ईरान से ज्यादा है बनिस्बत किसी भी देश उस पर के ऊपर। तो दूसरा परमाणु, वो कभी ये सोचता है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड जो ये खलीफा बना हुआ है, जो परमाणु है नहीं वो भी नहीं पता है, मगर वो खलीफा। ये दो एंगल्स हैं, यदि दो पॉइंटों पर ही डिस्कस करें, दूसरे चीजें तो भटक जाएंगे। और देखिए, ये जो आप ईरान में देख रहे हैं, जो चीज आपने देखा, बाजारी के नाम, तो बाजारी तो कहते हैं ना, बाजारी। और देखिए, चाहे वो 53 हो या 79 हो, तो इसमें पाकिस्तान उस समय भी 53 के समय भी ये गया था पाकिस्तान ईरान के अंदर में, बाजारियों के साथ लगा था। उठा करके देखिए, डीप आप स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, आपको पता चले 79 के समय यदि किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि अयतुल्ला जब आए वहां पर तो पाकिस्तान को हुआ था। ये तो अभी जाके ये रिसेट करना चाहते हैं, दो नाव पे पैर लगकर चलना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है,
और देखिए आज ईरान के अंदर में जो भी आपने दमनकारी चीजें देखी हैं, जो वहां पर आपने देखा है कि 9 करोड़ लोग जिस तरह से सड़कों में आए हैं, उसमें पाकिस्तान के भी और खास करके 40,000 जो आपके स्टार लिंक के जो गए हैं वो पाकिस्तान के रास्ते गए और किसी रास्ते से नहीं आए। 40,000 सेट जो है आपका स्टार लिंक का वो गया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से असला गया है पाकिस्तान से। और ये जो इन्होंने दिया है पासनी, अभी क्यों बता रहे थे पासनी का इन्होंने यूज किया है। पासनी में अमेरिकन सप्लाई आई है, नूर खान से आई है, इनके ग्लोबल मास्टर 17 है वहां पर। तो ईरान के लोगों को यह समझना चाहिए कि यह पाकिस्तान है जिसने इन चीजों को, वहां की परिस्थितियां हैं, आर्थिक स्थिति खराब है। 79 के बाद जो वहां पर आई थी अहमद बलोच साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है। और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान सिस्तान वाला इलाका है, 900 किलोमीटर का बॉर्डर जो लगता है, उसका मेजर हिस्सा ये बलूचिस्तान से लगने वाला। अहमद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बलोच साहब, आपके पास क्या खबरें हैं, क्या बताया जा रहा है, क्या उस जरिए? अब ये भी हमको तो ये भी पता चला है कि पाकिस्तान में अमेरिका के सैनिक भी मौजूद हैं। आपकी आवाज गायब हो रही। अभी आप सुन पाए बिना सवाल? आपका बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार जी नमस्कार। आपका शुक्रिया। प्लीज गो अहेड। देखिए, पाकिस्तान, यहाँ हमारा एक नारा, ये लोग पाकिस्तान में कहते हैं ना कि अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले। अमेरिका ने ये जो मुल्क बनाया ही था अमेरिकन ने, गोरों ने, अपने इंटरेस्ट के लिए। पाकिस्तान जो है अमेरिका का गुलाम मुल्क है। पाकिस्तान जो ये फौज जो पाकिस्तान का है, अरबों डॉलर अमेरिका ने इस पे खर्च किया है। ये आज जो बन गया है, ये किसके जोर पे बना है? ये कोई अवाम के जोर पे तो नहीं बना है, ये तो अपने ही अवाम के खिलाफ जंग में मसरूफ रहे हैं। इनके यहाँ जो वजीर आजम है पाकिस्तान का, जो हकीकी, उसको तो इन्होंने जेल में डाला हुआ है। उसका जो उसके साथ जो इन्होंने ज्यादतियां किया है वो सबके आगे है इमरान खान के साथ। देखिए, हमारी स्टोरी तो अलग है। हम तो चाहते हैं कि ये जो अंग्रेजों और अमेरिका का गुलाम मुल्क है उससे हमें निजात मिले। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि देखें, इंस्पायर्ड गैम्बिट मिलिट्री एक्सरसाइज उस टाइम पे जबकि अमेरिका पूरे मुसलमानों के दुश्मन के तौर पे जाहिर हुआ है, ये जो हैं वर्दी वाले, उनके साथ इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 में इन्वॉल्व थे। अभी 2 दिन पहले बल्कि ये जो जैक विटकॉफ जिनकी कंपनी है SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, वो आए हुए थे पाकिस्तान। और इनके सारा जो क्रीम है, पूरा लीडरशिप, फौजी जो है, जो 2 इंपॉर्टेंट लोग हैं ना, इनका जो मुल्क चला रहा है, दोनों का नाम आसिम है। आसिम का मतलब गार्ड। इतने गार्ड है, दो गार्ड, आसिम मलिक भी और आसिम मुनीर भी, दोनों ही उसके चमचागिरी में लगे हुए थे। दोनों गार्ड्स की अपनी भूमिका ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अमेरिका के हाथों अपनी गैरत भी बेच दी है। यहां अहमद मुस्कान साहब ये कह रहे हैं कि इस समय पाकिस्तान का हाथ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी कहीं लग रहा था एंटोर हैं, कहीं रास्ते में लग रहे थे, अभी लग रहा था कि गाड़ी में बैठे हुए हैं। अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे साथ एक बार फिर से उनको तस्वीर उनको स्क्रीन पर लाइए प्लीज। इरशाद साहब, किधर, ईरान के बॉर्डर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी दनीश जी, मैं आपको सुन रहा था। अभी ये साहब जो बलोच साहब बोल रहे थे, सो कॉल्ड बलोच अपने आप को कहते हैं, ये खुद अमेरिका के टुकड़ों पे पड़े हुए अमेरिका में बैठे हैं और अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए, शर्म ही एक चीज है लोगों को जो नहीं आती, जो अमेरिका के टुकड़ों पे टुकड़े खा रहे हैं, वहां पड़ा हुआ, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप अभी कह रहे थे हम एटॉमिक पावर हैं, हम इस्लामिक ताकत बनने जा रहे हैं। देखिए, हमें फख्र है अपने
एटॉमिक ताकत बनने पे, एटॉमिक ईरान को नहीं चाहते आप वो बने एटॉमिक पावर। आप नहीं चाहते ईरान, आप नहीं चाहते मुस्लिम वर्ल्ड में कोई दूसरा बने एटॉमिक पावर। जरा बात सुने दनीश, आप दोनों के सबके दरमियान में नहीं बोले, आपकी प्रॉब्लम ये है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप चाहते हैं कि आप इकलौते वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में इकलौते आप मुल्क रहें जिसके पास परमाणु बम हो, कोई और ना बनाने पाए, आप ये चाहते हैं ना? देखें, हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के जितने मुसलमान हैं सब ताकतवर बने और हमारी तरह एटॉमिक पावर बने, और खुदा की कसम आप जैसे दुश्मनों को सबक तो अहमद मुस्तखान साहब आपके निगाहों में मुसलमान नहीं है? आप किसी के दरमियान में नहीं बोले। मैं 40 अहमद मुस्तखान मुसलमान नहीं है? मैं गाड़ी में जो आपके साथ राग में राग मिलाए वो मुसलमान है इरशाद साहब। जो आपके लिए आप जो कहें उस पे हाँ में हाँ मिलाए वो आपकी निगाह में सही है। आपकी निगाह में केपीके के वो लोग जो आपके खिलाफ हैं वो मुसलमान नहीं रह गए, बलोचिस्तान में वो लोग जो आपके खिलाफ बोलते हैं वो मुसलमान नहीं रह गए। अहमद मुस्तखान को आपसे उम्र में बड़े हैं, कम से कम आपको इस बात का एहतराम करना चाहिए कि आपके इलाके के बुजुर्ग हैं, वो आपने क्या नहीं कह दिया उनके लिए। वो तो आर्मी, ये बताइए AAA के बारे में तो आपके यहाँ पाकिस्तान में खुद लोग कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इंसान को। अरे आप जरा दूसरे, अरे आप ये बताइए कि अमेरिका आपको चलाता है, ये बात तो आपका मुल्क मानता है। आप अहमद खान साहब पे क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? मैं लेकिन मनीष झा आपको लेकर आता हूँ। मनीष झा, वो कौन सी अभी तक आपने इस इतने दिनों में 28 तारीख से ये विद्रोह प्रदर्शन शुरू हुआ, लोग ये कह रहे हैं कि तेहरान में कुछ एक लोग जो वहां पर असल में आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचा करते थे, उनको ये लगा कि हमको फायदा क्या, हमको तो नुकसान हो रहा है, और वो नाराज हो गया। फिर वो नाराजगी थोड़ा बढ़ गई, लेकिन उसका इतना फैल जाना, क्या ये स्पॉन्टेनियस है? खैर देखिए, स्पॉन्टेनियस तो नहीं है, ये बात तो साफ है कि इसको संचालित किया जा रहा है, और इजराइल और अमेरिका लगभग अब तो खुल के ही कह रहा है कि हम संचालित कर रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि जब वो ये ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने डर्टी वर्क के तौर पर किसका इस्तेमाल किया है। इरशाद साहब इस बात को नहीं भूले होंगे कि इनके खुद रक्षा मंत्री ने इस बात को कहा था कि हम डर्टी वर्क करने में माहिर हैं, और इसीलिए ईरान मामले में भी डर्टी वर्क किया गया। रही बात इरशाद भाई, आपके रक्षा मंत्री ने कहा था ना कि हम डर्टी वर्क करते हैं। अभी आप हमारे मेहमान एक जो पत्रकार हैं बलूचिस्तान के, उनको कह रहे थे कि वो अमेरिका में रहकर जो है सो अमेरिका के टुकड़े का हक नहीं अदा कर रहा है। तो एक बात बताइए, आपके जो जनरल मुनीर साहब गए थे, लंच किए थे, तो उसी का नमक का हक अदा कर रहे हैं ना, उसी का नमक का हक अदा कर रहे हैं कि आप दरअसल इजराइल और अमेरिकियों को अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल करने दे रहे हैं ताकि आपकी सीमा से ईरान के अंदर घुस सके। ये सच बात है कि नहीं? अब अगर हिम्मत है तो जवाब ले मुझसे। ये दो चीजें जो आप कह रहे हैं ना, ये नहीं, आप हिम्मत, इरशाद भाई हिम्मत है तो आपको हमने शो में बुलाया है, आपको हमने शो में बुलाया है, तो हिम्मत की बात ना करें आप। और दूसरे ये जो आप कह रहे थे ना, खुदा की कसम आपके जैसे दुश्मनों को, तो आपके जैसे लोग जब हमको दुश्मन तजवीज करते हैं ना, सुनिए सर, तो हमारी इज्जत और बढ़ती है सर दुनिया की निगाहों में। नहीं, बुरा जब किसी को बुरा कहता है सर तो उसको अच्छा माना जाता है। आप कहते रहिए आपको जो चाहिए, लेकिन एक बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि आप अमेरिका के मोहरे बने हुए हैं इरशाद। हम दुनिया की अजीम ताकत बन के उभरे हैं। अरे अजीम, सबसे पहले पाकिस्तान इरशाद भाई, गलतफहमी तो खैर आप बहुत सारी पालते हैं, लेकिन पहली बात यह है, नहीं सुनिए, पाकिस्तान की तरफ आप आ रहे हैं, तमाम मुल्क, पाकिस्तान ने गजा के मामले में अपने अवाम को धोखा दिया। इरशाद भाई, पाकिस्तान की सरकार ने गजा के मामले में धोखा दिया, जहां पर कि वो ट्रंप के कहने के बावजूद वहां पर फोर्स भेजने को तैयार था। और अब ईरान मामले में भी आप अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं, जहां पर कि आपने अपनी जमीन का, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल होने दिया है ईरान के खिलाफ, और इसके तमाम सबूत मौजूद हैं। आप अपनी आवाम को बताइए, आप अपनी आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, हमारा तो छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा मुल्क अजीम बना है तो पूरी दुनिया हमारी तरफ है। अरे नाम पाकिस्तान रख लेने से थोड़े ना पाक हरकत हो जाती है। बनाने जा रहा है पाकिस्तान। किस नंबर की इकोनॉमी है आप इरशाद साहब? आपका ये अजीम मुल्क किस नंबर की इकोनॉमी है वर्ल्ड में? अभी आप देखिए, कुछ दिन, अरे किस नंबर की इकोनॉमी है ये तो बता दीजिए। मैं सवाल कुछ पूछता हूँ, आप जलेबियां बनाने लगते हैं। शामिल हो चुके, आपने किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया इरशाद साहब। ये जरा देखिए, पाकिस्तानी छात्रों से कहा जा रहा है गेट आउट। क्यों कहा जा रहा है इरशाद साहब? क्यों कहा जा रहा है जाओ छोड़ के? छात्रों में अमेरिकी इजरायली जासूस के शामिल होने का शक।
अमेरिका और इजराइल के इशारे पर जासूसी कर रहे हैं ये लोग यहां जो स्टूडेंट्स बनकर आए हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। ईरान को ये लग रहा है, इसलिए उनको कहा गया छोड़ो मुल्क। पाकिस्तान ईरान में बढ़ते तनाव के बीच दावा, पाकिस्तान सेना ने अमेरिका को सहयोग का दिया आश्वासन। छात्रों की निकासी से पाकिस्तान ईरान में तनाव। और अब अगली खबर देखिए, मिस्र पहुंचे पाकिस्तान के खुफिया प्रमुख असीम मलिक, इजिप्ट गए हुए हैं। अमेरिका इजराइल के खुफिया टीमों के साथ मुलाकात की खबर, ईरान की सुरक्षा स्थिति और भविष्य के हालात पर चर्चा। असीम मुनीर के निर्देश पर ईरान भेजे जाने की खबर। ईरान में पाकिस्तानी घुसपैठियों की गिरफ्तारी के बाद यह मुलाकात हुई है। अब अगली खबर यह है कि पाकिस्तान में बंद होने वाला है इंटरनेट, क्योंकि ईरान वाली हकीकतें पाकिस्तान में पता चलने पाई और लोगों को यह पता चलने लगा कि किस तरीके से अगर हुक्मरानों के खिलाफ गुस्सा है तो फिर शुरू कर देना चाहिए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन। असीम मुनीर को यह डर लग रहा है कहीं वहां तख्ता पलट की तैयारियां ना हो जाएं। पाकिस्तान में होगा इंटरनेट शटडाउन, सोर्सेज बता रहे हैं। अमेरिका वर्सेस ईरान को लेकर पाकिस्तान में होगा इंटरनेट शटडाउन। ईरान के खिलाफ अमेरिकी एक्शन का असर, क्षेत्रीय तनाव के बीच हाई अलर्ट पर पाकिस्तान। असल में डर क्या क्या है, क्या क्या वो चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, और अमेरिका अब यहां पाकिस्तान में किन बातों का डर लग रहा है, जरा वो भी देख लीजिए। ईरान में पाकिस्तानी खेल के संकेत, प्रदर्शन के दौरान अमेरिकी हैंड ग्रेनेड कैसे आ गए वहां पर, प्रदर्शन के दौरान किन लोगों को अमेरिकी हैंड ग्रेनेड मिले, कैसे मिले, जाहिर है ईरान के लोगों को नहीं मिले होंगे। वो लोग जो पाकिस्तान से असलहे लेकर गए होंगे उनके पास ये हैंड ग्रेनेड रहे होंगे। बांग्लादेश की तरह का पैटर्न क्यों दिखाई दे रहा है, जहां ये प्रत्यक्ष मालूम है कि आईएसआई और पाकिस्तान के हाथ है, उस तरह का पैटर्न क्यों देखने को मिल रहा है? क्या यही अपने आप में बताने के लिए काफी है इसके पीछे कौन है? जरा ये भी देखिए कि यहां पर ईरान की सीमा पर 30,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात हैं। ईरान की सीमा पर 30,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात होने के मायने क्या हैं? पाकिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के बारे में भी खबर मिल रही है। कई क्रेडिबल एजेंसीज इस बात को रिपोर्ट कर रही हैं कि वहां पर अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं। आपको यह भी मालूम है कि नूर खान एयरबेस पर जब भारतीय ब्रह्मोस ने जाकर वहां से पर्दे हटाए थे तो क्या क्या सामने आने लगा था, और किन चीजों के सामने आने की वजह से अमेरिका तक हिला हुआ था, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनरल सिन्हा के पास एक बार फिर से जाऊंगा। जनरल सिन्हा, ईरान को तो क्लियर कट ये समझ में आ रहा होगा ना कि 65 और 71 में जिस मुल्क की मदद उन्होंने की वो कितनी बड़ी गलती थी। बहुत सही बता रहे हैं। देखिए, ये जो आप कहते हैं ना कि उम्मा के हम करते हैं, और देखिए आपने एक बात बताई थी अभी बिगनिंग में कि 990 किलोमीटर का जो इनका फ्रंटेज है, जो इनका बॉर्डर लगता है, उसके अंदर में 30,000 सैनिक भेजे हैं। और 30,000 क्यों? ये घुसपैठिए, इन्होंने घुसपैठिया भेजा है। आपने बताया ये नहीं कि केवल वहां से ग्रेनेड कैसे गए। 40,000 सैटेलाइट का जो ये है आपका स्टारलिंक का सैटेलाइट इसी रास्ते निकला है, ये इस इलाके से, और वहां पर जो यूज कर रहे थे जब वहां इंटरनेट बंद किया, तो अभी वो पकड़े जा रहे हैं। इससे ही पता चला तो सर, इन्होंने तो बाकायदे अपने यहाँ पर ऐसे आतंकवादी ग्रुप बनाए हुए हैं जो ईरान के खिलाफ काम करते हैं। अभी मैं सामने रखने वाला हूं, तैयार रखिएगा जरा वो इंफॉर्मेशन भी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी ग्रुप बनाए हैं, या ऐसे ग्रुपों को वो सहयोग दे रहा है। अपनी बात पूरी कीजिए जनरल सिन्हा। हाँ, देखिए दिनेश जी, जो डिवाइड आप सिया सुन्नी की जो डिवाइड बोलते हैं, ये सारे के सारे जो सुन्नी ग्रुप्स हैं जिनको ये कहते हैं आतंकवादी ये भेजना चाहते हैं, और सिस्तान और बलूचिस्तान का जो इलाका है, उस इलाके के अंदर में जिस तरह से इन्होंने अपनी पैड बनाई है ईरान के अंदर में, और मुनीर साहब को ऐसे फ्री लंच आपने ही बताया खिलाया जा रहा, ऐसा नहीं खिलाया जा रहा, ये पूरी प्लानिंग थी। और कोई देश नहीं है पूरे। सर मैं बहुत क्विकली वो नाम बता दूं प्लीज, ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है और हमारे दर्शकों तक जानी चाहिए। हालांकि ये ग्राफिक्स हम चला रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि आपके लिए उसको मैं पढ़कर भी सुना दूं, आपको ये बता दूं कि वो क्या क्या। जरा यहां फ्लैश कीजिए, बड़ी बड़ी दीवार पर फ्लैश कीजिए, ये कौन कौन से आतंकवादी ग्रुप हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे इनको ईरान के खिलाफ बनाया गया है। जरा देखिए, जैश अल अदल काम क्या है? ईरान में बॉर्डर पोस्ट पर हमले, अपहरण, ये इनका काम है। कौन इनको पालता पोसता है? पाकिस्तान पालता पोसता है। जैश अल अदल पाकिस्तानी बलूचिस्तान, ये बेस है इनका कथित तौर पर। अब जरा आगे दिखाइए इसको। अंसार अल फुरकान काम क्या है? ईरान में बॉम्ब धमाके, सुसाइड अटैक, ये काम करना है इनका। अरे ये भी तो कलमा ही पढ़ते होंगे ना,
इनको तो कम से कम छोड़ा जाता, दीन के नाम पे बने हुए मुल्क हो, कम से कम दीन वालों को तो छोड़ते। अब जरा देखिए सिपाही साहबा काम ईरान के अंदर, शिया सुन्नी दंगे भड़काना। शिया मुल्क है ईरान, क्या इस वजह से पाकिस्तान को पसंद नहीं है? अब जरा देखिए सिपाही साहिबा के बारे में पाकिस्तान में बैन है, लेकिन ईरान के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाता है और फिर खुद को आतंकवाद का सताया हुआ बोलकर ये चूड़ियां भी फोड़ते हैं। आगे देखिए जरा, इसमें ये जो पाकिस्तान की गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट वाली पॉलिसी है, ये लगातार जारी है और ये इसलिए भी जारी है ताकि खुद को रोता हुआ भी दिखा सकें वक्त आने पर कि देखिए हम तो इसी के सताए हुए हैं। अब मैं जरा इसको लेकर अहमर मुस्कान साहब के पास जाना चाहता हूं। अहमर साहब, क्या बलूचिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हुए ईरान के खिलाफ ये साजिशें होती हैं? देखें, आपको मैं एक बात जरा क्लैरिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो जनरल मुसलमान हैं, इसीलिए मैं इस्लाम इनके लिए छोड़ देता हूं। मैं एथिकल ह्यूमैनिस्ट हूं, मेरे लिए तमाम दुनिया के मजहब बराबर हैं। हमारे लोग बेशक मेजॉरिटी मुसलमान हैं, 90% से ज़्यादा, लेकिन मैं खुद एथिकल ह्यूमैनिस्ट हूँ, मेरे लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। ये है जो इस्लाम के नाम लेकर कहते ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाता है, ये कौन सा इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाता है? ये लॉर्ड माउंट बेटनिस्तान है, जिन्ना सुअर खाने वाला, वाइन पीने वाला, अपने बहन के साथ करने वाला, इस किस्म का लीडर हम हमेशा इंसानियत की बात करते हैं, हमें हकीकत बोलने दे, इंटरप्ट ना करें, इनको रोके। बात करते हैं ना इरशाद साहब, बात करते हैं, अमल में नहीं लाते। आप बात करते हैं, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। मैं जरा ये भी बता दूं सर, एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, इससे पहले समय समाप्त हो जाए। जरा देखिए, इतना करने के बाद भी इरशाद साहब आपको हासिल क्या हो रहा है, जरा देख लीजिए। इतना करने के बाद भी क्या हो रहा है? ट्रंप की वीजा स्ट्राइक, जरा देखिए, 75 देशों के इमिग्रेंट्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसमें शामिल, 75 देशों के इमिग्रेंट्स इसमें हैं। मतलब अब बांग्लादेश से आने वालों को और पाकिस्तान से आने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। 75 देशों के इमिग्रेंट वीजा पर रोक, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी लिस्ट में शामिल, भारत इस लिस्ट से बाहर है। इतना सब करने के बाद आपका ये हासिल है। संजय भारद्वाज साहब, ये बात दिल तो बड़ा तोड़ती होगी। देखिए, ये जो डिसीजंस होते हैं, ये पॉलिसी डिसीजंस, ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर लिए जाते हैं। ये बात पक्का है कि पाकिस्तान जो है वो जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो ना केवल भारत की तरफ, ईरान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ सिर्फ आतंकवाद ही प्रोड्यूस करते हैं। और अमेरिका इस एक बात सर बहुत कंक्लूसिवली, क्योंकि 15 सेकंड है मेरे पास, जाकिर खान साहब, उम्मा की बात कितनी असल में महसूस की जाती है? मतलब जब पाकिस्तान कहता है कि उम्मा और हम इसके रहबर, ये कितना माना जाता है? क्या ये क्रेडिबल बात है? मैं जाकिर हुसैन हूँ, ठीक है? जाकिर हुसैन साहब, हाँ, उम्मा कुछ नहीं ऐसा है। जितने भी रूलर्स हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे गल्फ के कंट्रीज हो, सब अमेरिका के बैठाले हुए एजेंट्स हैं। वो वही करेंगे जो वो कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका हशर ईरान जैसा होगा। लोगों को मिसगाइड करना, लोग मिसगाइड ना हो इस चीज़ से कि वो मुसलमान है, नमाज पढ़ते हैं, कुछ करते हैं। तो ये एक ऐसा युग चल रहा है कि ये सारे जो है डेड मैन वॉकिंग है, इनको खत्म होना है। जितने भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में भी ये सत्ता जाएगी। तो ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है सर, रिमोट से अमेरिका चलाता है, जिसको चलना गवारा नहीं है वो फिर लिस्ट से बाहर जाता है, उसको भुगतना पड़ता है ईरान की तरह। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान भी ये बात समझ रहा है, इसीलिए रिमोट की हरकत से पहले हरकतें कर दे देता है।